खुरठा व्याकरण का आगाज हो चुका है। हम पूरे खुरठा व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ करके आपको क्लास में ही खुरठा व्याकरण के सिलेबस को, कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, याद कर लेना है और इसके बाद इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको केवल एक बार उसे देख लेना है, इससे संबंधित प्रश्न लगा लेने हैं, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों के बीच परीक्षा हॉल 247 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खोरठा व्याकरण और पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो खोरठा व्याकरण के सिलेबस की अगर बात करें तो खोरठा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग ये इतने पढ़ने हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम आज पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार को पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 आज करने वाले हैं और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा और वर्ण विचार का कवर हो जाएगा और इसके बाद हम एक-एक करके संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन सब कुछ कवर कर लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ध्वनि क्या होती है। और खोरठा में ध्वनि को इस प्रकार से लिखते हैं ध्वनि। क्या? ध्वनि। तो देखिए ध्वनि क्या होता है, सबसे पहले अगर ये समझने की कोशिश करें तो ध्वनि सुनते ही, ध्वनि जो कि खोरठा में ध्वनि कहते हैं, इसको सुनते ही आपके मन में क्या आता है? ध्वनि, आवाज, साउंड। क्या? आवाज, साउंड। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आवाज निकल रही है हमसे और ये आवाज जो निकल रही है, ये साउंड जो निकल रहा है, इसका कुछ मतलब है। अगर हम मैं अभी यहाँ पर ई या छींक दूं या खांस दूं तो इसका कोई मतलब तो नहीं होगा, लेकिन क्या यहाँ से साउंड नहीं निकला? क्या यहाँ से आवाज नहीं निकली? क्या कोई ध्वनि नहीं हुआ? तो हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी भाषा में, जैसे कि अगर आप हमारी भाषा को समझ रहे हैं, आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लैंग्वेज मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी आप भी समझ रहे हैं। अगर आप तेलुगु समझते लेकिन मैं हिंदी में बात करता तो वहां पर क्या होता? बात अलग हो जाती। तो किसी भी भाषा में आप बात कीजिए, समझने वाले के बीच, दोनों के बीच कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब भाषा दोनों समझ में आए। तो ये तो अलग बात है, लेकिन किसी भी भाषा का जो आधार होता है क्या होता है? वाणी होता है। जो हम बोल रहे हैं, अगर बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहें, ठीक है, चुपचाप बैठे रहें और आप भी बैठे रहेंगे तो क्या कोई भाषा निकल करके आएगी? नहीं। हम समझ ही नहीं पाएंगे वो कौन सी भाषा में बात करता है, मैं उससे कौन सी भाषा में बात करूं। तो किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का आधार क्या होता है? वाणी। और वाणी का आधार क्या है? जो मैं बोल रहा हूं इसका आधार क्या है? इसका आधार है ध्वनि। जो साउंड निकल रहा है यही है किसी भी वाणी का आधार। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? साउंड कैसे उत्पन्न होता है? तो साउंड उत्पन्न इस प्रकार से होता है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो मीडियम है, जो मीडियम, एयर मीडियम यहां पर है हमारे, इसके कणों के बीच कंपन होता है और जो मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर बोलने के दरमियान में बहुत से हमारे जो अंग हैं, जो हमारे मुंह में जीवा हैं, तालू हैं, ये सब क्या होता है? इसके बीच में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है और एक आवाज निकलती है। और ये जो आवाज निकलता है, इस आवाज का कोई अर्थ होता है और कभी-कभी ये आवाज हमारे मुंह से, नाक से जो निकलता है, कभी मैं खाँस देता हूं तो आवाज तो निकला, ध्वनि भी उत्पन्न हुई, लेकिन बहुत सारे आवाज का अर्थ होता है, बहुत सारे आवाज का अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ हमको समझ में आए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैं पढ़ूंगा खोरठा व्याकरण। आप बहुत अच्छे से समझ गए। जिसका अर्थ आपको समझ में आए और जो आप लिख सके, जो बोल सके, ठीक है, वही है ध्वनि। क्या है? वही है ध्वनि। नहीं तो आप जैसे कि कोई खांस दिया, उसका कोई अर्थ है क्या? उसका कोई, या फिर आप उसको लिख सकते हैं, उसका क्या भाषा, सब सब जो भी अलग अलग भाषा में बात करते हो, कोई इंग्लिश में बात करता हो, कोई तेलुगु में बात करता हो, कोई मलयालम में बात करता हो, कोई खोरठा, कोई बंगाली, लेकिन सब कोई एक ही जैसा खांसेगा, सब कोई एक ही जैसा हंसेगा, सब कोई एक ही जैसा छींकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई अर्थ ना लिख सकता है ना बोल सकता है। क्या है? तो वो उस प्रकार की जो आवाज होता है, जो निकलता है, उसको ध्वनि नहीं कहते। ध्वनि भाषा विज्ञानियों ने किसे कहा है? तो उसको कहा है ध्वनि जिसका सार्थक आवाज हो, यानी कि जिसका अर्थ हमें समझ में आए और जिसे हम लिख सके, जिसे हम बोल सके, वही है ध्वनि, सार्थक ध्वनि, सार्थक आवाज। समझ में आया? अब बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण मतलब ये नहीं समझिएगा, खोरठा में वर्ण को हिंदी में वर्ण और खोरठा में वर्ण। क्या? हिंदी में वर्ण, खोरठा में वर्ण। तो वर्ण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जो आवाज मैं सुनता हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको,
आपको बोलूंगा कि आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे? इस तरह से आप लिख देंगे। इसका मतलब है जो भी सार्थक आवाज, जिसका, सार्थक का मतलब जिसका कोई एक अर्थ होता हो, तो जो सार्थक आवाज जिसको मैं लिख सकता हूं वही है वर्ण। क्या है? वही है वर्ण। जैसे कि अगर मैं यहां पर कहता हूं बस, अब जैसे ही बस सुना तो यहां पर दो तरह की ध्वनि आपको सुनाई दी, दो तरह के साउंड आपको सुनाई दिया है, ब स। क्या? ब स। तो ये जो सुनाई दिया दो तरह की ध्वनि, अब इसको और अगर तोड़े, ठीक है, इसको और अगर तोड़े तो किस प्रकार की ध्वनि हमको सुनाई दे रही है? ब, उसके बाद आकार, उसके बाद स, उसके बाद आकार। तो इस प्रकार से तोड़ करके, अब तो इसके बाद बस को नहीं तोड़ा जा सकता, तो जहां से नहीं तोड़ा जा सकता, अखंडित होता है एक अर्थ, जो सार्थक अर्थ निकल करके आती है, जो जिस भी आवाज का, जिस भी ध्वनि का एक सार्थक अर्थ निकल करके हमारे सामने आता है, उसको कहा जाता है वर्ण। या फिर यह कह सकते हैं कि अखंडित ध्वनि, अखंडित साउंड, अखंडित आवाज जिसको लिखा जा सकता है, उसी को कहा जाता है वर्ण, कहा जाता है। यहां पर मैंने लिखा बस, आप लिख सकते हैं यहां पर कुछ भी, तो जिसको लिखा जा सकता है अच्छे से वही है वर्ण। अब बात करते हैं कि अक्षर क्या होता है। हिंदी में अक्षर और खोरठा में आखर। खोरठा में क्या? आखर, और हिंदी में अक्षर। अच्छा, अक्षर का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, अक्षर मतलब जिसका नाश ना हो सके। क्षर नाश होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं हो सके, जो कभी भी खंडित नहीं हो सके, टूट नहीं सके, वही है अक्षर जिसका कभी नाश नहीं हो सके। और खोरठा में कहा गया इसे आखर। अच्छा, आखर का मतलब क्या होता है? अखरा आप लोग सुने होंगे खोरठा में, मतलब जमीन। अच्छा, जमीन पर या फिर कहीं पर चौक लेके कुछ भी हम जिसको उकेर सके, खींच सके, ठीक है, वही है आखर। क्या? खोरठा में उसी को कहा गया है आखर और अक्षर। ऐसे आखर मतलब हिंदी का अक्षर रूप से, हिंदी का अक्षर रूप से है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अक्षर माने जकरण, जिसका नाश नहीं हो सके हिंदी में। अच्छा, उसीलिए कहते हैं कि अखंडित ध्वनि को, अखंडित ध्वनि, अखंडित साउंड, अखंडित आवाज जो टूट नहीं सके, उसको अक्षर कहा जाता है, आखर कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण, यानी कि खोरठा में वर्ण, वर्ण, और हिंदी में वर्ण, तो वर्ण और आखर दोनों का समान एक ही अर्थ है, एक ही उसका मतलब निकलता है, अक्षर और वर्ण का। अच्छा, वर्ण का दो भेद होता है। क्या? वर्ण का दो भेद होता है, दो टाइप होता है वर्ण का। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, स्वर वर्ण जो कि हिंदी में स्वर होता है, ऐसे खोरठा में स्वर बोल सकते हैं, ठीक है, और हिंदी में व्यंजन होता है, खोरठा में इसी को कहते हैं व्यंजन। तो याद रखिएगा, वर्ण के, खोरठा में वर्ण के दो टाइप होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, स्वर को सुनते ही आपके ध्यान में ये आना चाहिए, स्वर वर्ण वो वर्ण जो स्वतंत्र, स्वर मतलब स्वतंत्र, जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र रूप से जो एग्जिस्ट करता हो, उसको बोलने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि आप यहां पर देख सकते होंगे कि शिमला मिर्च स्वतंत्र है, यहां पर ब्रोकोली है, वो स्वतंत्र है, अलग है, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है। टोमेटो है, अलग एग्जिस्टेंस है। उसी प्रकार से मिर्ची है, प्याज है, ये अलग अलग, बैगन है, ये अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से यहां पर धरे भरे पड़े हैं। लेकिन जब इसको मिला करके, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये पड़ा था, लेकिन जब इसको मिला करके अच्छे से भून के, मसाला डाल के, अच्छे से सब कुछ करके जब इसको मिला करके बनाया जाता है, तब जाकर के क्या बनता है? व्यंजन बनता है। क्या बनता है? व्यंजन बनता है, और हम उसको लपालप, लपालप, दे लपालप खाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्वर वर्ण, व्यंजन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, व्यंजन तब एग्जिस्ट कर, जैसे कि आपके घर में कुछ भी बनेगा, तो जैसे पूरी बना या फिर मिक्स वेज बना है, तो उसके लिए बहुत सारे वैरायटी के लिए बहुत से अलग अलग चीज आप लेकर के आएंगे, लहसुन जिसका अलग से एग्जिस्टेंस होगा, हल्दी अलग से एग्जिस्टेंस है, सबको मिला करके व्यंजन बनता है। तो इसका मतलब क्या है? स्वर वर्ण जो है जिसका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, और व्यंजन स्वतंत्र एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। ये अगर इसका सार्थक, इससे कुछ अर्थ निकालना है, तो ये किस पर डिपेंडेंट रहेगा? व्यंजन वर्ण डिपेंडेंट रहेगा स्वर वर्ण से। तो ये हमने सीख लिया कि स्वर वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, दो टाइप होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम एक एक करके, आज हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो आएगा उसमें व्यंजन पढ़ेंगे, और फिर संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ पढ़ करके खोरठा व्याकरण को धुआं धुआं करके और इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। बाद बाकी खोरठा के सारे सिलेबस लगभग कवर हो चुके हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं।
स्वर वर्ण जिसका कि स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो। अ आ ई ओ उ। तो ये सब क्या है, स्वर वर्ण में आता है। इसको बोलने के लिए जैसे आ बोलिए तो कोई इसमें कोई किसी का जरूरत नहीं, किसी को बाधा होने की जरूरत नहीं। आ ई ई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल करके देखिए, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है बोलने के लिए। जैसे कि स्वर वर्ण, इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं। जिसका उच्चारण में किसी की मदद नहीं ली जाती, बिना रोक टोक का उच्चारण किया जाता है, उसी को कहा जाता है स्वर वर्ण। आप इसे खोरठा में देख सकते हैं, जकर उच्चारण में ककरो मदद ना लेल जाए, ओ बिना रोक टोक के उच्चारण करल जाए, स्वर कहा है। जैसे कि आ ई ओ उ, ये सब स्वर क्या है, स्वर है। और स्वर का भी दो भेद है, स्वर वर्ण का दो भेद है। कौन कौन सा, स्वर वर्ण का भी दो भेद है, याद रखिएगा। जैसे कि वर्ण का दो भेद, तो स्वर वर्ण का दो भेद है। और वो दो भेद यहां पर आप देख रहे होंगे, एक होता है मूल स्वर और एक होता है जोड़ल स्वर। ये खोरठा का बात है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। जोड़ल मतलब ये देख लेंगे, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो कहते हैं मूल स्वर क्या है, कहता है वह स्वर, मूल स्वर वह स्वर वर्ण जिसका जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है, वह मूल स्वर कहलाता है। मूल स्वर जिसका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, मतलब स्वर वर्ण तो स्वतंत्र खुद है, मतलब उसके उच्चारण में किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। उसमें भी मूल स्वर वो है जो और इंडिपेंडेंट है, उसमें स्वर जिसका जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है। जैसे कि अ ई उ, ये मूल स्वर है, याद रखिएगा। अ ई उ ये मूल स्वर है। और उसके बाद जोड़ल स्वर, जब दो स्वर वर्ण को जोड़ करके तीसरा वर्ण बनाया जाता है, जब दो स्वर वर्ण को जोड़ करके तीसरा वर्ण बनाया जाता है, उसको कहा जाता है जोड़ल स्वर। उसको क्या कहा जाता है, जोड़ल स्वर। तो याद रखिएगा, कौन कौन सा, दो मूल स्वर को जोड़ करके, दो स्वर को जोड़ करके तीसरा वर्ण। जैसे कि अ प्लस अ, ये बन गया आपका आ। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से इसका जन्म नहीं हुआ। इसका जन्म कब हुआ, जब दो मूल स्वर को जोड़ करके बनाया गया, तब जाकर के बना आ। उसके बाद देखिए, दो ई को जोड़ करके बनाया गया दीर्घ ई। तो इसका मतलब ई दीर्घी बन गया। अब उसके बाद देखिए, दो ऊ को, छोटा ऊ को जोड़ करके क्या बनाया गया, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो स्वर को जोड़ करके तीसरा बनाया जाता है वर्ण, उसे कहते हैं जोड़ल वर्ण। जैसे कि आ उ ई, तो ये तो क्या हो गया, मूल स्वर हो गया। जब इसको जोड़ करके ई जोड़ा, दीर्घी बना। आ मतलब एक मूल स्वर हो गया, और ई एक अलग मूल स्वर। और जब इसको जोड़ करके क्या बना, आई। और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आई को ऐ, क्या, आई। अच्छा, अ प्लस उ, ये क्या बन गया, औ। तो मतलब दो स्वर को जोड़ करके तीसरा वर्ण बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं जोड़ल स्वर। तो स्वर वर्ण के दो भेद हमने देखा, एक मूल स्वर, दूसरा जोड़ल स्वर। अब भैया आगे क्या कहानी है, आगे ये कहानी है कि जोड़ल स्वर भी दो तरीके का होता है। जोड़ल स्वर भी दो तरीके का होता है, सीधी सी बात है। जोड़ोगे आप, अलग अलग जातों, अलग अलग जाति का अलग अलग प्रकार के स्वर को जोड़ दिया, अलग अलग प्रकार के स्वर वर्ण को जोड़ दिया, तो वो क्या है, या फिर एक ही प्रकार के स्वर्ण वर्ण को आप जोड़ रहे हैं, तो वो क्या है। तो जोड़ते हैं कैसे, जोड़ने में भी आप अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। तो दो प्रकार का जोड़ल स्वर होता है, एक होता है एक जातिक मेल स्वर, और दूसरा होता है द्विजातिक मेल स्वर। मतलब दो जाति के स्वर के मेल से बना हुआ द्विजातिक स्वर, एक जाति के स्वर वर्ण से मिलकर के बना हुआ स्वर एक जातिक मेल स्वर। अच्छा, एक जतिया में क्या होता है, एक जतिया मेल स्वर क्या है भैया, तो एक जतिया मेल स्वर एक जैसे स्वर्ण वर्ण को जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे अ, और दूसरा स्वर वही एक जाति का, तो ये मिलकर के बना आ। तो ये कैसा वाला स्वर वर्ण है बताइए, ये है एक जतिया स्वर वर्ण, एक जाति से जोड़ करके बनाया गया। उसी तरह से ई प्लस ई, ये कैसा स्वर वर्ण, एक जाति को जोड़ करके बनाया गया, ये दीर्घ बन गया। अच्छा, ऊ, ये जोड़ करके क्या बना, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा, ये नहीं है यहां पर, वो समझ नहीं समझना है, ठीक है। ऊ बन करके यहां दीर्घ बन गया, ठीक है। तो दीर्घ बन गया। अब ये क्या हो गया, एक जतिया। अच्छा, दू जतिया कैसे हुआ, दो तरह के स्वर वर्ण, अलग अलग स्वर वर्ण जोड़ा गया ये मूल स्वर को। जैसे कि अ
और ऊ को जोड़ दिया, तो ये क्या है, अलग अलग जाति का, अलग अलग प्रकार का। और जब इसको जोड़ा तो अ ऊ क्या बन गया, औ बन गया, क्या औ बन गया, औ बन गया। और ये हो गया आपका द्विजातीय मेल स्वर। तो समझ में आ गया, जोड़ल स्वर का दो टाइप, एक जाति का मेल स्वर और दो जाति का मेल स्वर। अच्छा, उच्चारण के नजर से स्वर का दो भेद होता है। उच्चारण के नजर से स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, एक छोटा स्वर, दूसरा बड़ा स्वर, या फिर हर स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे कि कहते हैं ना, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दुर्गौ। आप लोग ये सब बच्चे में, बचपन में पढ़ा होगा। तो यहां पर वही है, उच्चारण के नजर से स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसके उच्चारण में थोड़ा टाइम लगता है। ई, तो ये क्या है, थोड़ा टाइम लगा, और ई तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगा। तो वो दो उच्चारण के नजर से क्या होता है, कभी दो तरह का स्वर होता है, ठीक है, एक होता है छोटा स्वर और दूसरा होता है बड़ा स्वर। सभी मूल स्वर जो अभी हमने देखा, आ ई उ, ये मूल स्वर है, ये सभी मूल स्वर क्या है, छोटे स्वर हैं। और बाकी जितना भी मिला करके आप जितने भी स्वर, मूल स्वर के अलावा जो जोड़ल स्वर है, दूसरा जो जोड़ जोड़ करके आपने स्वर वर्ण को बनाया है, वो सारे के सारे क्या है, दीर्घ स्वर है। क्योंकि उसमें क्या है, जब आपने जोड़ करके बनाया तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। आ, तो इसमें क्या है, आ बोलिए तो तुरंत बोल दीजिएगा, आ बोलिए तो थोड़ा टाइम लगा तो दीर्घ हो गया। अच्छा, ऊ बोलिए तो तुरंत हो गया, दीर्घ ऊ बोलिए तो थोड़ा टाइम लगा। तो यहां पर क्या है, ऊ थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। तो उच्चारण के नजर से स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, छोटा स्वर और बड़ा स्वर। सभी मूल स्वर छोटे स्वर होते हैं, और जो भी अलग अलग जोड़ करके बनाया गया जोड़ल स्वर है वो दीर्घ स्वर है। अच्छा, मात्रा क्या होता है, जैसे कि अ का तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ अगर आप मात्रा की तरह देखें तो कैसे बनाते हैं, जैसे मो का मो आकर, तो यहां पर ये आ है, ठीक है, तो ये मात्रा में दिखाते हैं। जैसे ऊ है, तो ऊ क्या है, हर्षऊ, तो इसमें हर्षऊ इस प्रकार से देखते होंगे ना, ये मात्रा कहलाता है। तो चलिए, कहता है छोट स्वर में एक मात्रा होता है, छोट स्वर में एक ही मात्रा है, अ ई उ, एक मात्रा। लेकिन जब बड़ा स्वर होता है या फिर जो दीर्घ स्वर होता है, इसमें दो मात्रा होता है, दो अलग अलग मिल करके बनता है। और याद रखिएगा, स्वर के मात्रा से, स्वर वर्ण के जो मात्रा होते हैं, जो आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षऊकार, दुर्गौकार, ओकार, औकार, अंग, अह, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इन सब का जो स्वर वर्ण का जो मात्रा होता है, वो व्यंजन के साथ मिल करके, ये व्यंजन को मतलब अलग अलग तरह से छौका वौका लगाए होगा ना, लहसुन का अलग से जीरा डालते हो, सब कुछ जो छौका लगाते हो, तो क्या है, स्वर का मात्रा में जब व्यंजन साथ मिलता है तो व्यंजन का उच्चारण बदल जाता है। जब अलग अलग उसमें इंग्रेडिएंट डालते हो तो वैरायटी तुम्हारा क्या होता है, बन जाता है, अलग हो जाता है। तो वही व्यंजन एक तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका, स्वतंत्र रूप से उसको अगर सार्थक बनाना है तो स्वर को मिलाना होगा। जैसे कि क, तो क में खुद आ जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है, खुद से तो है नहीं, ये क्या है, व्यंजन है। अब क के साथ अ जुड़ा, या फिर क के साथ ऊ जुड़ा, क के साथ औकार जोड़ करके आ जोड़ दिया, तो देखिए क से कौवा बन गया। ये कैसे बना, तो इसमें स्वर वर्ण आपने डाला कि नहीं, स्वर वर्ण का छौका लगाया ना व्यंजन में, तब जाकर के व्यंजन बना है। समझ गए। अब देखिए, स्वर वर्ण जो होता है, अ आ ई उ ए औ अंग अ। अब इसको मात्रा के रूप में अगर लिखेंगे तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता, अ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन आ का मात्रा होता है ना, आ का मात्रा ऐसे आपने देखा होगा, आ का मात्रा। अच्छा, वहीं हर्षई का मात्रा, वहीं दीर्घई का मात्रा, वहीं हर्षऊ का मात्रा, वहीं दीर्घऊ का मात्रा, वहीं ए का मात्रा, अय का मात्रा, ये सब आपने तो जानते होंगे। ओ का मात्रा, औ का मात्रा, ठीक है, ये औकार, जैसे औ है तो यहां पर क्या लिखते हैं, औकार, ये औ है और ये वाला औ, तो ये आप स्वर वर्ण है और इसको मात्रा में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। अंग, अंग का मात्रा क्या होता है, अंग का ये है अनुस्वार जो होता है, और अह विसर्ग जो कहते हैं हम लोग, ये होता है हकार। तो ये सब मात्रा का रूप है। जैसे कि क के रूप को देखिए, तो क में क, का, की, कुई, कू, के, कौ, कह, अंग, अह, तो ये ककहरा बन जाता है, जैसे 12 खड़ी कहते हैं। तो कहता है स्वर वर्ण का, स्वर व्यंजन में अगर स्वर वर्ण का छौका लग जाए, स्वर वर्ण की मात्रा का छौका लग जाए तो 12 खड़ी बनता है, और वहां से क्या होता है, इसका कुछ अलग सार्थक रूप देखने को मिलता है। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से, व्यंजन वर्ण, जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का छौका लगेगा तो उसका अलग सार्थक रूप होता है। यहां एक बात को अच्छे से समझ लेने का जरूरत है कि ये सब जो मात्रा है, इन सब मात्रा का हिंदी भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन खोरठा में तीन मात्रा ऐकार, औकार और अहकार छांट दिया गया है, निकाल दिया गया। याद रखिएगा, ऐकार, औकार और अह छांट दिया गया है, और खोरठा में ऐ के जगह क्या डाल दिया गया है, ऐ के जगह डाल दिया गया अ प्लस ई, आई, आई के जगह आई, ठीक है, और ओ के, औ के जगह, औ के जगह अ प्लस उ, यानी कि औ, ये डाल दिया गया, यानी कि औ को हटा दिया गया है, लेकिन क्या डाल दिया गया, अ प्लस उ, औ,
ठीक है? तो औ डाल दिया गया है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खोरठा ये सब हिंदी की मात्राएँ हैं और खोरठा में 3 मात्रा को 3 गो हटा दिया गया, ऐकार, औकार, हटा दिया गया है, ठीक है? उसके जगह लिख दिया गया, उसके जगह लिख दिया गया है और विसर्ग जो है, ये विसर्ग जो है, इसका प्रयोग खोरठा में नहीं मगर संस्कृत में होता है, ये याद रखिएगा। अनुस्वार जो यहाँ पर अभी हम लोग ने देखा था, अनुस्वार और विसर्ग जो है ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग का मतलब तो निकलता है। अनुस्वार अगर डाल दिया तो अंक हो जाता है, अगर नहीं डाला तो अक रह जाएगा, तो इसका मतलब तो है। और जैसे कि डाल देते हैं तो इसका भी मतलब होता है, ठीक है? तो स्वतः जैसे स्वतः, तो यहाँ आकार डाला ना, तो ये अगर नहीं डालता तो स्वत हो जाता। तो इसका मतलब तो होता है, लेकिन ना ये स्वर है ना व्यंजन है, तो लेकिन अर्थ ढोता है और इसके खातिर इसको क्या कहा जाता है? आयोगवाह। इसको आयोगवाह कहा जाता है और अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, तो देखिए नाक से होता है और इसलिए और विसर्ग का उच्चारण इसका अनुनासिक होता है और विसर्ग का उच्चारण ह नियर होता है, विसर्ग आता है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो ये पूरा स्वर वर्ण के बारे में था। अब व्यंजन को अगले पार्ट में देखेंगे और इस प्रकार से हम लोग खोरठा को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, खोरठा व्याकरण को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ना केवल खोरठा, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसके अच्छे से क्वालिटी कंटेंट परीक्षा हॉल 247 लगातार आपको प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल। आगे हम लोग उस प्रकार से चैनल को जो क्वालिटी कंटेंट है आपको देने के लिए प्रतिबद्ध अग्रसर हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें मनोबल मिलेगा मेहनत करने के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो कमेंट जरूर करिएगा, मांगिएगा कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कमेंट नहीं करेंगे, इससे पता चलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।